हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जमींदार अपने पैसे क्यों नहीं दे पा रहे थे परमानेंट सेटलमेंट के केस में। तो जस्ट टू टेल यू कि क्या हो रहा था कि 1 एकड़ अगर लैंड है किसी का, राइट, 1 एकड़ लैंड है, तो उसमें अगर हमने 100 रुपये सेट कर रखा है, हमने मतलब अंग्रेजों ने अगर 100 रुपये परमानेंट सेटलमेंट का सेट कर रखा है कि आपको 100 रुपये देने हैं, तो जमींदार ये 100 रुपये भी क्यों नहीं दे पा रहे थे, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है। साथ साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 1 एकड़ इज इक्वल टू ₹100। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक चीज समझाने के लिए कह रहा हूँ। या 1 मीटर स्क्वायर भी मान सकते हो, जैसे भी आपको सही लग रहा हो, उसके 100 रुपये सेट कर रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बीघा के केस में सब जगह अलग अलग होता था, बीघा होता था, कहीं कहीं मेजरमेंट कुछ और होता था। एनीवेज, तो ये 100 रुपये क्यों नहीं दे पा रहे, ये डिस्कस करते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता था, जमींदार बोलता था मेरे को तो 0 रुपये मिला, कभी कभी जमींदार बोलता था मुझे 80 रुपये मिला, 99 रुपये मिला। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि अगर आप बिल्कुल 100 रुपये नहीं दोगे तो आपको आपकी जो जमीन है वो छीन ली जाएगी, उसका ऑक्शन कर दिया जाएगा, वो किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो रीजंस पढ़ते हैं। तो रीजंस तो बहुत सारे थे। सबसे पहला रीजन आता है कि डिमांड जो थी ना वो बहुत हाई थी। अंग्रेजों ने क्या कहा कि परमानेंट सेटलमेंट के केस में डिमांड तो फिक्स है कि 100 रुपये लेने हैं हमें, और ये हम कभी बढ़ा भी नहीं सकते। तो लेट से 50 साल बाद भी 100 रुपये रहेगा, 100 साल बाद भी 100 रुपये रहेगा 1 एकड़ का प्राइस। तो इससे इससे हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम प्राइस काफी हाई फिक्स कर देते हैं, राइट। हम प्राइस काफी हाई फिक्स कर देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर कल प्राइसेस बढ़े क्रॉप्स के, लेट से आज कॉटन के प्राइसेस हैं, कॉटन की क्रॉप से हमें मिल रहा है 80 रुपये पर केजी, फॉर एग्जाम्पल। कॉटन की प्राइस से हमें पर टन ले लो इसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लेके चलो, 80 रुपये पर टन मिल रहा है कॉटन की क्रॉप से। तो कल इसके प्राइस क्या पता 160 हो जाए पर टन, है ना। प्राइस तो बढ़ गए तो जमींदार को ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मिलेगा वो बेनिफिट। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम इनिशियली प्राइस काफी हाई फिक्स कर देते हैं। 100 रुपये फिक्स कर दी हमने, जबकि हमें फिक्स करनी चाहिए थी 50 रुपये, 40 रुपये। लेकिन अंग्रेजों ने 100 रुपये फिक्स कर दी, उन्होंने मान के कि ये तो फिक्स ही रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं, राइट, बेनिफिट हमें कभी मिलेगा नहीं, तो हम ये काफी हाई फिक्स कर देते हैं। अब जब ये 1 एकड़ की 100 रुपये प्राइस फिक्स करी, भले ही कॉटन उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, या कुछ भी उगा रहे हो, कि किसान या क्रॉप्स के लिए इतना पैसा मिल ही नहीं सकता था। किसानों को इतना पैसा मिल ही नहीं सकता था अपनी क्रॉप्स के लिए। तो जब किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, राइट, जब फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर वो जमींदार को भी नहीं दे पाएगा पैसा। जमींदार को पैसा नहीं मिलेगा तो वो अंग्रेजों को भी नहीं मिल पाएगा, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दो। तो ऐसे वो डिफॉल्ट हो गए। जब अंग्रेजों को पैसे नहीं दे पाए जमींदार ये, तो इनकी जमीन Z1 की जमीन Z2 को दे दी। ठीक है, ये हुआ। ये पहला रीजन है। आई होप ये रीजन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पे अगेन आप मेंशन कर सकते हो। यही चीजें डिटेल में लिखी हुई नीचे पढ़ लेना अगर आपका मन हो तो। उसके बाद एक चीज देख लेते हैं, रैयत जो काफी बार आएगी। रैयत इज द वे द टर्म रैयत यूज टू डेजिग्नेट पीजेंट्स। तो रैयत का मतलब है पीजेंट्स। और रैयत जो है ना, ये जो वर्ड है, इसको अंग्रेज रैयत लिखते थे, इसलिए रैयत रैयत वर्ड हम यूज करेंगे, रैयत वर्ड यूज करेंगे। लेकिन ये असली में रैयत ऐसे हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज ऐसे लिखते थे। इसका मतलब है पीजेंट्स। रैयत इन बंगाल डिड नॉट ऑलवेज कल्टीवेट द लैंड डायरेक्टली बट लीज्ड इट आउट टू अंडर रैयत। तो रैयत जो था वो समझ लो एक बड़ा आदमी था, उसके नीचे अंडर रैयत हुआ करते थे, वो भी बहुत सारे, अंडर रैयत वन के अंदर अंडर रैयत टू, ऐसे रैयत के ऊपर जमींदार बैठा होता था। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। और जमींदार के ऊपर कौन बैठी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे जा रहा है लैंड रेवेन्यू। तो ये इसको दे रहा है पैसे, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ऐसे चल रहा है, राइट। काफी बार कुछ और क्या होता था कि जमींदार के नीचे सीधे रैयत भी होती थी। काफी जगह ये भी होता था, जमींदार के नीचे रैयत हुई, उसके नीचे सिर्फ एक ही अंडर रैयत हुई, और काफी के अंदर काफी सारी अंडर रैयत भी होती थी। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। रैयत का मतलब है पीजेंट्स। और पीजेंट्स बहुत सारे, रिच पीजेंट्स, फिर मिडिल रिच पीजेंट्स, फिर स्मॉल पीजेंट्स, ऐसे करके आता है, राइट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बता ही दिया, जमींदार जो है वो खेती से उसका ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको बस पैसे कलेक्ट करना होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड जो है कि दिस डिमांड वाज इम्पोज्ड इन दी 1790s। ठीक है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट
लाया गया था। और परमानेंट सेटलमेंट कैसे लाया गया था? प्राइसेस चेक करके कि वो 1790s में प्राइसेस क्या रही, ठीक है। अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रैयत टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार्स। तो 1793 में इंपोज किया गया। प्राइस देखी पुराने ईयर्स की, ठीक है। मतलब कैसे फिक्स किया गया कि 100 रुपए ही हमें फिक्स करना है 1 एकड़ का। हिस्ट्री डेटा देखा, हिस्टोरिकल डेटा देखा, जैसे अकबर ने देखा था अपने, है ना, एने देसाला में। जैसे ही शेरशाह सूरी ने देखा था प्रीवियस डेटा, ऐसे ही अंग्रेजों ने भी प्रीवियस डेटा देखा, उसके बेसिस पे फिक्स कर दिया कि 100 रुपए लेने हैं हमें पर एकड़। लेकिन 1790 में क्या हुआ कि प्राइसेस जो थी ना बहुत ज्यादा कम हो गई थी। क्रॉप्स की प्राइसेस 1790s में बहुत ज्यादा कम हो गई। जब क्रॉप्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई, तो 1 एकड़ की लैंड पे जो क्रॉप्स उग रही थी उसका पैसा भी रैयत नहीं दे पा रहे थे। रैयत किसको नहीं दे पा रहे थे? जमींदार को। और जमींदार अंग्रेजों को नहीं दे पा रहा था, इसलिए डिफॉल्ट हुआ, ठीक है। तीसरा रीजन है कि द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट क्लॉज का मतलब यह है कि एक टाइम फिक्स कर दिया था और इस टाइम तक पैसे देने ही होते थे जमींदार को, वरना उनकी जमीन ऑक्शन कर दी जाएगी। इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, द जमींदार वाज लायबल टू बी ऑक्शन। तो इसमें रीजन क्या है दोस्तों कि देखो, खेती आप सब भी समझते हो, देखो, है ना, कभी मॉनसून आता है, कभी एल नीनो आता है ना। एल नीनो ठीक है डिस्कवर बाद में हुआ, लेकिन एल नीनो का फिनोमेना तो हजारों सालों से चल रहा होगा ना, राइट। 100 सालों से, हजारों सालों से चल रहा है एल नीनो का तो फिनोमेना। एल नीनो में मतलब क्या होता है, डिटेल में आप पढ़ लेना अगर आपको नहीं पता। एल नीनो का मतलब ये होता है कि, वैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एल नीनो का मतलब ये होता है कि मॉनसून इस साल कम होगा ड्यू टू रीजंस, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो एल नीनो अगर जिस साल भी होगा उस साल मॉनसून जनरली कम रहता है, जनरली जनरली, ठीक। तो एल नीनो भी आते होंगे कुछ ईयर। तो कहने का पॉइंट ये है दोस्तों कि आपकी किसी दिन फसल अच्छी हुई, किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई, राइट। अब फसल अच्छी हुई तो अच्छा रेवेन्यू हुआ, फसल लेकिन कम हुई तो कम रेवेन्यू आ रहा। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के साथ इशू क्या है दोस्तों? रेवेन्यू फिक्स है। हर हर आपको सीजन में इतने पैसे देने हैं, ठीक है। 100 रुपए जो देने हैं और 1 एकड़ के, वो फिक्स है। आपके एक सीजन के लिए लेट से फिक्स कर दिए, तो हर सीजन में देने हैं आपको। अगर 1 साल के लिए फिक्स कर दिए तो हर साल देने हैं। हर 6 महीने में फिक्स कर दिए, जैसे फिर जैसे भी फिक्स कर रखा है, ठीक है। उसमें हम नहीं जाते यहाँ पे कि कैसे फिक्स कर रखा था, लेकिन ये फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट का रेवेन्यू। इतना रेवेन्यू आपको इस डेट तक देना है, यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफाइड डेट कि सनसेट होने तक आपको देना होगा रेवेन्यू इतना। अगर अगर नहीं दिया तो आपकी जमीन छीन ली जाएगी। तो पंक्चुअल अंग्रेज तो आप समझ सकते हो, डिसिप्लिन पंक्चुअल थे। इसीलिए जमींदार जो थे बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे। डिफॉल्ट जब भी वो होंगे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। चौथा रीजन क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज जमींदारी। तो जमींदार को बस एक पावर दे दी गई अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बोला आपका काम है सिर्फ एक काम करना, लैंड रेवेन्यू लो, आपको और कोई पावर नहीं है। और कोई पावर से मतलब है, जमींदार पहले क्या क्या किया करते थे, पिटाई कर देते थे, है ना। बुला के पीजेंट्स वगैरह की खूब धुलाई कर दी, पिटाई कर दी, जेल में बंद कर दिया, है ना। वो सब पावर्स जमींदार की छीन ली गई थी। तो जमींदार की सिर्फ एक पावर थी कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो और अंग्रेजों को दो। लेकिन वो वाली पावर छिन गई। उसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार्स एज इंपॉर्टेंट, बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, सबड्यू देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। तो देखिए जमींदार को ऐसे नहीं कि पुलिस पावर्स दे देगी, पुलिस पावर्स नहीं, ये नहीं कि आपने पिटाई कर दी किसी की भी, पकड़ लिया, ये कर दिया। जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड। तो जमींदार के जो अपने ट्रुप्स होते थे ना, उनकी जो अपनी आर्मी फोर्स वगैरह होती थी, उनकी भी होते थे। मतलब ये कोई सरकार नहीं देती थी, लेकिन उनके अपने बंदे हुआ करते थे, जो आपने शायद मूवीज में भी देखे होंगे, जमींदार के काफी सारे गुंडे वगैरह टाइप के, है ना। कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश्ड, उनकी कस्टम ड्यूटीज भी अबॉलिश कर दी। एंड देयर कर्चरीज, उनके कोड जो हुआ करते थे, ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर। कलेक्टर जो होता है वो सरकारी आदमी था, अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो कलेक्टर जो था, कलेक्टर देखेगा सब कुछ। देखो, अगर कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा तो कलेक्टर के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम है तो कलेक्टर के पास जाओ, वो डिसीजन लेगा सारी की सारी। कलेक्टर मतलब आईएएस काइंड ऑफ, है ना। वहीं से वर्ड शुरू होते आ रहा है, ठीक है। तो आईएएस इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? इसको अंग्रेज अपॉइंट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, करेक्ट। तो जमींदार के पास में नहीं थी पावर, जमींदार कुछ नहीं कर सकते। अगर जमींदार के पास पावर नहीं है, तो अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, कोई पैसे अगर नहीं दे रहा, रैयत कोई पैसे नहीं दे रहा, या कोई रिच फार्मर है जैसे ज्योतिदार,
अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो जमींदार कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। Zamindars lost their power to organize local justice and the local police. Over time, the collectorate emerged as an alternate center of authority, और सारे डिसीजन जो थे, सारी पावर जो थे, वो कलेक्टर ही लिया करता था। तो जमींदार कुछ नहीं कर सकता, तो जमींदार को अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो कुछ नहीं होगा, यही सिंपल बात हो गई। जब पैसे तो लोग बोलते थे हम नहीं दे रहे पैसे, जा जो करना है कर ले, है ना, ऐसे थे। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन, एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार, यूजुअली अमला, came around to the village, but rent collection was a perennial problem, हर साल की प्रॉब्लम थी। समटाइम्स बैड हार्वेस्ट होते थे, कभी लो प्राइस होते थे, तो रैयत के पास खुद ही पैसे नहीं होते तो देंगे क्या। एट अदर टाइम्स रैयत जो है जानबूझ के पैसा दे ही नहीं रहे। रिच रैयत और विलेज हेडमैन, जो मैंने ज्योतिदार वर्ड यूज करा, एंड मंडल्स जो अगेन विलेज के हेडमैन है, वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। तो विलेज जो हेडमैन थे वो बोलते थे हम नहीं दे रहे पैसे। यहाँ दो दो नाम लिखे, ज्योतिदार मंडल। देखिए भारत एक डाइवर्स नेशन है ना। बंगाल पे भले ही हो, बंगाल भी एक डाइवर्स स्टेट है, अलग जगह पे अलग अलग नाम होते थे, कहीं पे ज्योतिदार, कहीं पे मंडल। हम उनको विलेज हेडमैन जो है ज्योतिदार और मंडल आप कह सकते हो, ज्यादातर वर्ड ज्योतिदार यूज करना, ठीक है, ज्योतिदार यूज करना। और ये मेडिवल इंडिया में यूज मत करना, ये मॉडर्न इंडिया में यूज करना। इन छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो रैयत वर्ड भी जो है वो मेनली मॉडर्न इंडिया में यूज करो। तो वर्तमान में अलोन देयर वर 30,000 पेंडिंग सूट्स फॉर अरियर्स ऑफ रेंट पेमेंट इन 1739। सिर्फ वर्तमान में एक ही डिस्ट्रिक्ट में इतना बुरा हाल है कि कोई लैंड रेवेन्यू देने को तैयार ही नहीं है, क्या करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे चैप्टर डिस्कशन खत्म हुआ कि लैंड रेवेन्यू क्यों नहीं दे रहे हैं रईस। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योतिदार के बारे में पढ़ेंगे और ज्योतिदार की थोड़ी शरारतें देखेंगे, वो क्या क्या करते थे। ज्योतिदार का मतलब रिच पीजेंट्स से आप समझ सकते हो या विलेज हेडमैन से आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।